वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं पॉलिटी का। टोटल आपके हम लोग 195 पॉलिटी का प्रश्न डिस्कस करेंगे 3 वीडियो में। आज पॉलिटी का पहला वीडियो है, इसमें 60 प्रश्न डिस्कस करेंगे। इसका पहले हिस्ट्री का क्वेश्चन अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे जाकर देख लीजिएगा, सारे वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर को ध्यान से आप सुनिएगा और समझिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन कब होता है? तो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन होता है। इसमें जो दिसंबर 1929 में लाहौर में अधिवेशन होता है, इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की जाती है। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया जाता है। और आज़ादी के पूर्व तक आज़ादी के पूर्व मतलब आज़ाद भारत कब होता है? 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते रहें, लेकिन भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त को। ठीक है, भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त को। तो हम लोगों ने इस 15 अगस्त को मनाने लगे स्वतंत्रता दिवस, जबकि ये 26 जनवरी था, हम लोग पहले मनाते थे स्वतंत्रता दिवस, लेकिन इसे अब हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे। इसे हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे। और जो 26 जनवरी है, इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, सारा कुछ समझ गए होंगे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में शामिल है, तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत का संविधान है, उसमें जो मूल संविधान है उसमें 8 अनुसूचियां थी, 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ा गया। तो जो 9वां अनुसूची जोड़ा गया भूमि सुधार और जमींदारी व्यवस्था से, और 10वां जो अनुसूची है दल बदल है, 11वां पंचायती राज है, और 12वां आपके नगर निगम है। जो आपके 11वां पंचायती राज है उसमें कितने विषय शामिल हैं? तो 29 विषय शामिल है, इसे लिख लीजिएगा, पूछा जाता है। और 12वां आपके है नगर परिषद, इसे बोलते हैं नगर निगम, उसमें कितना विषय शामिल है? तो उसमें 18 विषय शामिल है नगर निगम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान में है 300 आर्टिकल्स, 350 आर्टिकल्स, 400 से अधिक आर्टिकल्स, 500 आर्टिकल्स। तो आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान में 450 से अधिक आर्टिकल्स हैं। यहाँ पर जो दिया गया है 400 से अधिक आर्टिकल्स, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत के संविधान में 450 आर्टिकल से अधिक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे संविधान में है उसमें आप बहुत जगह देखिएगा क ख ग करके लिखा गया है। इसका मतलब है कि हमारे संविधान में बाद में संविधान के संशोधन करके उसमें लिखा गया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि आपको मिलान करना है, तो मिलान कर लीजिए। जो संघीय सूची है उसमें कितना विषय है? तो इसमें 97 विषय हैं। अब वर्तमान में कितना विषय है? तो वर्तमान में इसमें 98 विषय है। उसके बाद है राज्य सूची, तो राज्य सूची में कितना विषय है? तो राज्य सूची में आपके 66 विषय है। कितना? 66 विषय है। अब वर्तमान में कितना विषय है? तो वर्तमान में आपके 52 विषय है। उसके बाद है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में कितना विषय है? तो 47 है। और वर्तमान में समवर्ती सूची में आपके 52 विषय हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, सी, बी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष नहीं है, पथ निरपेक्ष है। ठीक है, पथ निरपेक्ष। तो पूछा जा रहा है कि सही शब्दों को विचारानुसार क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले आपका आएगा सार्वभौमिक, उसके बाद समाजवादी, तीसरा में आपके आएगा पथ निरपेक्ष, चौथा में आपका आएगा प्रजातांत्रिक। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, और 3 शब्द जोड़ा गया। ठीक है, 3 शब्द जोड़ा गया।
समाजवादी, समाजवादी, पथ निरपेक्ष और तीसरा आपके है अखंडता। ये तीनों शब्द लिख लीजिएगा, फिर से बोल देते हैं। समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द को आपको याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये तीन शब्द। नेक्स्ट है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। तो एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण बहुमत की ज़रूरत है, ठीक है, साधारण बहुमत की ज़रूरत होती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि आर्टिकल 368 के तहत जो है अगर नया राज्य बनाया जाता है तो आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो देख लीजिए, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है आर्टिकल 19 के तहत, ठीक है। उसके बाद है कानून के समक्ष समानता। तो कानून के समक्ष समानता भारतीयों को भी है और विदेशी को भी है। अल्पसंख्यकों के अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार ये केवल आपके भारतीय को प्राप्त है। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण ये भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है, ठीक है, भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही कौन कौन है, 1 और 3। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना खाली स्थान के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 1A के तहत जो है निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना जो है सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है। तो कौन सा आपके इसमें सूचीबद्ध है ये देख लीजिए। समान कार्य के लिए समान वेतन, तो सही है। सबसे पहले जो आपके भाग 4 है ये किसके लिए है, तो DPSP है। इसमें क्या है, DPSP है, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व है। तो उसमें क्या लिखा गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन। सही बात है, समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये सही है, DPSP में है। उसके बाद आपका है समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में, ये भी सही बात है। छोटे परिवार का मापदंड ये नहीं है, ठीक है, छोटे परिवार का मापदंड ये नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। समान कार्य के लिए समान जो वेतन है ये किस अनुच्छेद में है, तो 39 में है, 39 में है। असमान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। छोटे परिवार का मापदंड किसी भी आर्टिकल में नहीं है। तो 1 और 2 सही हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो ये जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर। फिर से बोल देते हैं, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद जो है कितना दिन तक मैक्सिमम खाली रह सकता है, तो 6 माह के अंदर जो आपको चुनाव कराना होगा। तो इसका मतलब कि 6 माह तक जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है, राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है, तो 13वां है। 14वां क्रम के रूप में कौन थे, तो प्रणब मुखर्जी। और 15वां कौन थे, 15वां आपके हैं रामनाथ कोविंद, क्रम के अनुसार, ठीक है। अगर व्यक्ति के अनुसार पूछा जाएगा, व्यक्ति के अनुसार, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो हैं 12वें नंबर के व्यक्ति थे राष्ट्रपति बनने के लिए, ठीक है, जो बनी थी। और 13वें नंबर के कौन है, तो प्रणब मुखर्जी। और 14वें नंबर के कौन है, तो 14वें नंबर के आपके हैं श्री रामनाथ
गोविंद व्यक्ति के रूप में था, ठीक है, ये व्यक्ति के रूप में था और ये कर्म के रूप में था। ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वो कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। तो जब तक राष्ट्रपति उस पर सहमति नहीं देते हैं जब तक वो अधिनियम नहीं बनता है। जैसे ही राष्ट्रपति सहमति देते हैं वो अधिनियम बन जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। बिल और एक्ट में क्या अंतर है। तो जब तक राष्ट्रपति जो है बिल पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं वो एक्ट नहीं बनता है, ठीक है, वो एक्ट नहीं बनता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और संसद का निर्माण राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट के मिलने से संसद का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक में हैं। तो क्रमांक में 13वें नंबर के हैं, ठीक है, और 14वें नंबर के भी यही थे। और 15वें नंबर के कौन हैं, अभी 15वें नंबर के आपके हैं श्री एम वेंकैया नायडू, ठीक है। उसके बाद व्यक्ति के रूप में आइए। व्यक्ति के रूप में जो है किस नंबर के उपराष्ट्रपति थे। तो व्यक्ति के नंबर में आपके 12वां थे। और व्यक्ति के रूप में 13वां कौन है, तो वेंकैया नायडू, ठीक है, वेंकैया नायडू। ये दोनों में आप फर्क करना सीख जाइएगा, ठीक है। इसे बार बार एक दो बार आप यहाँ पर जो है वीडियो को रिपीट करके देखिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो कौन ले सकता है, महान्यायवादी ले सकता है, अटॉर्नी जनरल। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 76 में, ठीक है, आर्टिकल 76 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार खाली स्थान की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है, 2 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है तो, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में कितने सीट होते हैं। तो राज्यसभा में 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है। तो हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा के कार्यकाल कोई तय ही नहीं किया गया है, तो समाप्त होने का विषय नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य हैं इनके कार्यकाल तय किया गया है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ठीक है, 6 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। नेक्स्ट है कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि जो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के सभापति होते हैं। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं उनको वेतन भत्ता राज्यसभा की अध्यक्षता करने के लिए दिया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो श्री एम वेंकैया नायडू 13वें नंबर के हैं, ठीक है, 13वें नंबर के हैं। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है भारत के उपराष्ट्रपति होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपके सही नहीं है। तो चारों कथन को आप पढ़ लीजिए, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कि धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। तो सही बात है, शक्तिहीन है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, तो धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में नहीं हो सकती है, तो दूसरा गलत है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है, तो पारित करना होता है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। तो सही बात है, लौटा सकती है। तो धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा से नहीं होती है, लोकसभा से होती है। धन विधेयक किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 110 में है। नेक्स्ट है कि धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में, ठीक है, केवल लोकसभा में। और किसी भी बिल को धन विधेयक कौन बताता है कि ये बिल धन विधेयक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है।
जो हमारा आधार बिल था वो धन विधेयक के रूप में पेश किया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखा अनुदान बना है, तो बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि 1 तारीख को मान लीजिए कोई सरकार का गठन हो जाता है और बजट पेश होगा 30 तारीख को, तो उसको 30 दिन सरकार चलाने के लिए पैसा तो चाहिए सरकार को, बिना पैसा के सरकार तो चलेगी नहीं। तो सरकार जो है लेखा अनुदान के तहत जो है अग्रिम राशि मंजूर कर लेती है 30 दिन सरकार चलाने के लिए, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है और इसमें आपके टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 7 राज्यसभा के और 15 लोकसभा के होते हैं। ठीक है, साथ में आपको याद रखना है कि लोकसभा के विपक्षी पार्टी के सदस्य इसके अध्यक्ष होते हैं, यह परंपरा है, कहीं संविधान में लिखा नहीं गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, तो सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम न्यायालय है जिसमें अपील की जा सकती है, तो सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकती है, ये गलत है। कोर्ट मार्शल की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। उसके बाद है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो सही बात है। तो सी इसका गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है राज्य सरकार का, तो राज्य सरकार का राज्यपाल होता है। ठीक है, राज्यपाल, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट का न्यायाधीश जो है अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है अपना त्याग पत्र ये देते हैं राष्ट्रपति को। किसे? राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हाई कोर्ट के जज हैं इनकी रिटायर की उम्र सीमा कितनी है, तो 62 है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की 65 है। सुप्रीम कोर्ट की 65 है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में चालित मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र है। भारत में जो है चालित न्यायालय इसका मानस पुत्र है, तो किसका मानस पुत्र है? एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि इसका शुभारंभ जो है किसके द्वारा किया गया था, तो केजी बालकृष्णन के द्वारा। ठीक है, केजी बालकृष्णन के द्वारा ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, केजी बालकृष्णन। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है, तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। ठीक है, वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट है कि केंद्र और राज्य की व्यवस्थापकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो कब की गई? 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। जो वोट देने की उम्र है 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अगर लोकसभा का कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगर कोई पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है मुखिया का, तो उसकी न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होना चाहिए। विधायक का चुनाव 25 वर्ष, मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट है कि CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो बलवंत राय मेहता। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ने। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। CDP इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। उसके बाद होता है NES, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रीय विस्तार योजना के पुनर्गठन के लिए 1957 में
सी, मतलब राष्ट्रीय विस्तार योजना द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया। तो बलवंत राय मेहता ने दिया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सुझाव कब दिया था? 1957 में, 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सही नहीं है? तो कौन आपके सही नहीं है? तो देख लीजिए, त्वरित निर्णय ये आपके सही है, लचीलापन ये भी सही है, बड़े देश के लिए आदर्श ये गलत है, जो केंद्रीय व्यवस्था होता है छोटे देश के लिए आदर्श होता है, कानून की एकरूपता तो ये भी सही है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप समझिए कि जो भारत का प्रशासन कैसे है कि भारत का प्रशासन यहाँ पर आपके केंद्र है और केंद्र के नीचे बहुत से राज्य हैं, बहुत से राज्य हैं, और हमारे राज्य को भी कानून बनाने का अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश जो है बलवंत राय मेहता ने की है, बलवंत राय मेहता ने। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर समझिए कि सबसे ऊपर में केंद्र है, उसके नीचे कौन है? स्टेट है, उसके नीचे स्टेट है, और स्टेट के नीचे कौन है? पंचायत है। स्टेट के नीचे क्या है? पंचायत है। इसका मतलब क्या हुआ? शक्ति जो है सब में बटा हुआ है, कुछ शक्ति केंद्र के पास है, कुछ शक्ति राज्य के पास है, और कुछ शक्ति जो है नीचे वाला पंचायत है उसके पास है। ठीक है, लोकल जो लोकल प्रशासन है उसके पास है। तो इसी को बोलते हैं विकेंद्रीकरण, जो है ना, पावर का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। सिर्फ रहता है यहाँ पर सेंटर ही, बाकी ये दोनों रहता ही नहीं, तो इसे हम लोग बोलते हैं केंद्रीकरण। ठीक है, केंद्रीकरण। अगर जो नहीं समझे होंगे, जो कभी अगर नहीं समझे होंगे अभी तक, तो आप यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा, हम जो बोले हैं आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की। तो जो अशोक मेहता समिति है उसने पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अशोक मेहता है समिति, इसका गठन 1977 में होता है और अपनी रिपोर्ट कब देती है? 1978 में जो है अशोक मेहता समिति अपनी रिपोर्ट देती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। केवल क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो केवल प्रशासनिक अधिकारी है। ठीक है, केवल प्रशासनिक अधिकारी है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो है ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल प्रशासनिक अधिकारी है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन रिपीट हो जाता है ना उसे हम हटा देते हैं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन उसका रखते हैं, क्योंकि बार बार रिपीट होने से क्या हुआ कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने कंट्री हैं? तो 5 कंट्री है। उसमें फ्रांस है, चीन है, ब्रिटेन है, यूएसए है और रूस है, जबकि जर्मनी नहीं है। ठीक है, जर्मनी नहीं है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण से, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, यूपीएससी भी पूछ चुका है एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यूपीएससी देखे 2015 में इस क्वेश्चन को पूछा है। नेक्स्ट है कि चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो जो चीन की समाचार एजेंसी है उसका नाम है न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो किस देश की सरकारी रिपोर्ट को जो है येलो बुक बोला जाता है? तो ये बोला जाता है आपके फ्रांस के। ठीक है, फ्रांस के। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ पर हुई? तो बेंगलुरु में हुई थी। कहाँ पर? बेंगलुरु में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना कब की गई? तो 1 दिसंबर 1965 की बीएसएफ की स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बीएसएफ की? तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया।
तो भारतीय संविधान को जो है संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि हमारा संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान पूर्णतः लागू हो गया था। इस बात को आपको ध्यान रखना है। 26 नवंबर 1949 को जो है हमारे संविधान के कुछ ही अनुच्छेद जो हैं लागू हुए थे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो भारतीय संविधान को जो है भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारतीय प्रस्तावना में भारत को जो है एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोबारा, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से, ठीक है, हम भारत के लोक शब्दों से, इसीलिए। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में जो है प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि भारत में जो है प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, इसीलिए, ठीक है। जनता जो है सरकार को चुन भी सकती है और सरकार को बदल भी सकती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति जो है संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 352 के तहत जब हमारे देश में इमरजेंसी लगा दी जाती है तो सारे शक्ति सेंटर के पास चली जाती है, उस समय एकात्मक हो जाता है, ठीक है, उस समय एकात्मक हो जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी कानून से, ठीक है। दल बदल विरोधी कानून से कब आता है? 1985 में आता है, राजीव गांधी की सरकार के द्वारा, ठीक है, राजीव गांधी की सरकार के द्वारा। और किस संविधान संशोधन के तहत आता है? 52वां संविधान संशोधन 1985 में, ठीक है, 52 संविधान संशोधन 1985। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भूमि सुधार खाली स्थान के विषय के अंतर्गत आता है। तो जो भूमि सुधार है राज सूची के अंतर्गत आता है, राज सूची के अंतर्गत आता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, जन्म के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा प्राप्त की जा सकती है, भारतीय बैंक में धन जमा करके प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो गलत हो जाएगा, डी वाला आपके गलत है, बाकी तीनों सही है। जन्म के द्वारा, देशीयकरण के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित, भारत में सम्मिलित कर लिया उसके द्वारा, जैसे कि सिक्किम को हम लोग भारत में मिला लिए हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी भारत की नागरिकता दी जा सकती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो 11 दिसंबर 2019 को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति जी इस पर हस्ताक्षर कब करते हैं? तो 12 नवंबर 2019 को। ये लागू कब होता है? तो लागू होता है 10 जनवरी 2020 को। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या होता है? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, ये सही है। सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज, ये गलत हो जाएगा, एक राज नहीं। सभी के लिए एक राज, ये भी गलत हो जाएगा। एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक, ये भी गलत है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो किसे दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, मतलब हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं?
तो भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान है कितने प्रकार के मौलिक अधिकार अपने नागरिकों को देता है, तो 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के देता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो अनुच्छेद 19। ठीक है, अनुच्छेद 19, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है, तो चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए। संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, पहले था, इसे हटा दिया गया है। ठीक है। शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार फंडामेंटल राइट है। देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार, ये भी फंडामेंटल राइट है। जबकि जो संपत्ति का अधिकार है, इसे 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है फंडामेंटल राइट से इसे हटा दिया गया है, और संपत्ति का जो अधिकार है अभी कहाँ पर है, 300A में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 60 क्वेश्चन डिस्कस किए, जो आपके आगे आने वाले बीपीएससी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप लोग अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।